हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हो सके इस साल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सके। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जस्टिफाई योर आंसर एज एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या वाई एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और इसके मतलब इन्हें हम कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्यों कहते हैं जिसको हम लोग समझेंगे। आपको पता है जो एटीपी होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बना हुआ रहता है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। एडिनिन रहेंगे और शुगर जो होंगे राइबोज होते हैं। दिस मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1.5 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि वाई एटीपी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना। तो ये जो आंसर होंगे इसका, क्योंकि ये जो होते हैं एटीपी जो होता है ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन को लिखना। अगर मान लेते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेंगे तो इनका सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस साल इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो एटीपी की बात कर रहे हैं, जो जर्मन केमिस्ट थे कार्ल लोमन, इन्होंने डिस्कवर किए थे एटीपी को इन 1929। द सेंट्रल रोल ऑफ एटीपी इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रिज अल्बर्ट लिपमैन एंड हर्मन कालकर इन 1941। जो सेंट्रल रोल है, जो मेन जो भूमिका निभाती है एक एटीपी एक एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, इसके बारे में जो बताया गया था, जिन्होंने बताए थे वो थे फ्रिज अल्बर्ट लिपमैन और थे हर्मन कालकर, जो कि 1941 में बतलाए थे। हालांकि जर्मन केमिस्ट जो थे कार्ल लोहमान, उन्होंने डिस्कवर किए थे एटीपी को 1929 में। बाद में जो एटीपी की जो भी रोल थे कि एनर्जी बायोकेमिकल प्रोसेस में इसका मतलब रोल प्ले करना, इस सब के बारे में बताए थे मतलब। तो वो थे कलकर और लिपमैन, ठीक है। तो लिपमैन और कलकस जो है इन्होंने भी बहुत बड़ी बातें कही कि एटीपी का जो रोल है, मेन जो रोल होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में होता है। इसी बात को लेके जो बताए गए हैं वो 1941 में बताए गए। हालांकि एटीपी की जो नाम रखा गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी जो डिस्कवर किए थे वो थे कार्ल लोहमैन, जो कि 1929 में बतलाए थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एटीपी के बारे में समझते हैं कि एटीपी का मतलब इसे कि बने किससे है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सभी सेल की बात करें, जितने भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो मेजर जो एनर्जी जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, एटीपी के थ्रू होते हैं। और ये जो एटीपी होते हैं एक सेंट्रल रोल को प्ले करते हैं एनर्जी करेंसी में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। सो इट appeared early in the history of life. The ability of ATP to store and release energy depends on the molecular structure of ATP. अब समझते हैं कि इनकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से एटीपी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं या एटीपी स्टोर हो रहे हैं, उनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आए शॉर्ट नोट्स पे, तो शॉर्ट नोट्स पे अगर आते हैं तो आप इतना ही लिख पाओ। आप इतना लिखना कि एटीपी जो होते हैं इनको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। ये बात को लिखना। दूसरी बात ये लिखना कि जो जर्मन केमिस्ट थे कार्ल लोहमान, इन्होंने डिस्कवर किए थे एटीपी को 1929 में, इस बात को लिखना। उसके बाद बताना है कि जो सेंट्रल रोल होते हैं एटीपी का कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, इस बात को
बताए गए थे, किसने बतलाए थे? अल्बर्ट लिपमैन और हरमन कालकर ने इन 1941 में। इतना ही आप लिखो। उसके बाद आपको बताने होंगे उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो एटीपी बना किससे, मतलब को ऐसा समझ, जो एटीपी का जो मॉलिक्यूल, इसमें कौन कौन से सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो एटीपी है, ठीक है, आप समझते हैं इसको कि एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। एटीपी मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं एडिनिन, दूसरा होता है राइबोज शुगर, और तीसरा जो होते हैं इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो एडिनिन की अगर मैं बातें करूं, एडिनिन क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कंपोज्ड होते हैं 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग के होते हैं। राइबोज जो होते हैं 5 कार्बन शुगर के। 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें होते हैं जो कि लीनियर चेन में होते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं डायग्राम को देख के। ये जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें नाइट्रोजन के रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन के रिंग बने हुए हैं, इसमें ये है एडिनिन। दूसरी बात है राइबोज की बात करें, इसमें जो होता है 5 गो कार्बन होते हैं। तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे राइबोज है, ये जो है ये राइबोज है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे एडिनिन को, दूसरी आपने देखा राइबोज को, और थर्ड आप देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप जो होंगे यहाँ पे अटैच है। ये आपको दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप जो है ये अटैच है। तो कहने का मतलब यही, जो एटीपी तभी हम बोल पाते हैं जब उसमें एडिनिन राइबोज शुगर होंगे और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे, तब हम कहेंगे वो एटीपी हैं। तो यहाँ पे ये जो आप एक फॉस्फेट ग्रुप दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से जो अटैच है, उनमें कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पे आप देखो ये जो एडिनिन और राइबोज, ठीक है, ये दोनों की अगर मैं बातें करूँ, ये दोनों को मिलाने से हम कह रहे हैं इनको क्या, एडिनोसाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तो अगर हम इनको कहेंगे एडिनोसाइन, तो ऑब्वियसली ये पार्ट अगर एडिनोसाइन है तो हम एक फॉस्फेट ग्रुप को ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तब हम इसको कहेंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो क्या कहा मैंने इन दोनों को लिया और एक फॉस्फेट ग्रुप जब हम लेते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप एक को लिया। जब हम 2 फॉस्फेट ग्रुप को लेते हैं, इन्हीं के साथ हम क्या किया, 2 फॉस्फेट ग्रुप को हम ले लेते हैं, एक और दूसरा ये, तो हम उसको कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब हम तीनों फॉस्फेट ग्रुप को ले लेते हैं तो हम उसको कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि कहलाता है एटीपी। तो ये बात समझ में आया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ये जो स्ट्रक्चर है यही है। ये स्ट्रक्चर आप जरूर एग्जाम में ड्रॉ कीजिएगा और इसी के बारे में आपको समझानी है, ठीक है। तो कि ये जो एटीपी बना है, मतलब एटीपी किन चीज़ों से मिलकर बनी है, मतलब इसमें कौन कौन से सब यूनिट्स है। एक है आपका एडिनिन, दूसरा आपका राइबोज और तीसरा आपका क्या, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब समझते हैं, आपने देखे यहाँ तक, अभी समझेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बाय एटीपी। एटीपी के द्वारा जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, उनका मैकेनिज्म को समझेंगे। तो समझते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है। तो पहला जो मैकेनिज्म क्या कहता है, द कोवेलेंट बॉन्ड्स कनेक्ट दिस फॉस्फेट्स, दिस बॉन्ड्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अगर ये है तो दूसरी फॉस्फेट ग्रुप ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड हुए, उसी प्रकार ये एक कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, जो कि क्या है कि एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। However, the energy is not localized in the bond. एनर्जी वहाँ पे लोकलाइज नहीं रहता है, ठीक है। इट स्प्रेड इन द एंटायर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल में स्प्रेड होते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज एज द फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक्स। और ये एनर्जी तभी बाहर निकलते हैं जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे। मतलब देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये फॉस्फेट बॉन्ड है,
ठीक है। और यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाँ ना, तो जब फॉस्फेट टूटते हैं, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटेंगे तब एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ये चीज़ को याद रखना कि एक एटीपी से एनर्जी कब रिलीज होंगे, जब उनके फॉस्फेट बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक करेंगे, तब क्या होगा, एनर्जी जो होंगे वो रिलीज होंगे। इस बात को ध्यान देना। These bond have low activation energy and break easily। ये जो बॉन्ड होते हैं इनके पास लो एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बातें हैं, आपने समझे कि जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मतलब फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी रिलीज होता है। इस बात को मैंने कहा कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ध्यान से समझो, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे तब एनर्जी रिलीज होता है। तो अब सवाल ये होता है कि अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वहाँ पे जब भी ब्रेकिंग होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक बॉन्ड अगर टूटते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होता है। इससे हो सके फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दे, इससे हो सके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, तो ये आप इसको प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो बस सिंपल से आएंगे कि वाई एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, पूरा उनके मतलब पूरे उनके थोड़ा सा बताने होंगे कि किसने इसको डिस्कवर किया। आप इंट्रोडक्शन जाओगे, क्यों इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, फिर उनका बाद उनका स्ट्रक्चर आप बताओगे, उसके बाद आप मैकेनिज्म बताओगे, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म तब जाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी वन बॉन्ड जब यहाँ पे ब्रेकिंग होता है वन बॉन्ड का, तो वो हमको 7.3 किलो कैलोरी पर मोल हमको क्या करेंगे, उतना एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सोचो, और ये जो बॉन्ड टूटेंगे किसके मदद से टूटेंगे, वाटर के हेल्प से होता है, ठीक है। वो यहाँ पे वाटर जरूरी है। तो आपको पता है एटीपी में कितना फॉस्फेट ग्रुप है, 3 ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, 3 फॉस्फेट। तो एक एटीपी में जब वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें से क्या होता है, वो बन जाता है एडीपी, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जबकि वो ट्राईफॉस्फेट था, अब बन गया क्या, डाइफॉस्फेट बन गया। तो बाकी का एक फॉस्फेट कहाँ गया, वो बाहर निकल जाते हैं। तो पी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसके साथ वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कितना एनर्जी देता है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस बात को, ये जो मैकेनिज्म है इसको ध्यान से समझो, मतलब ये चीज़ को आप लिखना। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब एटीपी में वाटर हम दे रहे हैं तो वो टूट के बन जाता है क्या, एडीपी, और प्लस पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ में वो हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कितना एनर्जी देंगे, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल देते हैं। आई होप सो दैट कि आपको समझ में आ रही है। तो अब समझते हैं जो सेकंड मैकेनिज्म क्या कहता है। द एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज्ड टू ड्राइव एंडरगोनिक रिएक्शन ऑफ द सेल। The outermost of the two high energy bonds are broken by hydrolysis। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है कि फिर जो होंगे, जो बाकी, जैसे मान लो अब जैसे हमको मिला कि जब एटीपी में हमने वाटर में को ऐड किए, है ना, तो उस पे एटीपी ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो बन गया एडीपी। अब इस एडीपी का फिर से हम क्या किए, वाटर मिला। अब ये क्या फिर से टूटेंगे, फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर आएगा। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट थे, तो आप बन गए एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो डाई से आप क्या बन गया, मोनो बन गया। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जिसमें 2 फॉस्फेट थे, अब वो बन गया
मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट हो गया, तो बाकी का एक फॉस्फेट कहाँ गया, ये बाहर निकल गया, दैट इज पीआई जो हम लिखे यहाँ पे, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साथ में क्या करते हैं, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपने बहुत सिंपल यही दो मैकेनिज्म को भी आप लिखोगे ना, आराम से आप अपने बारे में, आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि पहली बार आपने देखा कि एटीपी में जब वाटर को हम एक ऐड किए तो आप इससे टूट कर क्या बन गया, एडीपी, साथ में क्या देते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में हमको एनर्जी देते हैं। और कितना एनर्जी हमको मिलता है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली इस एडीपी में फिर से हम अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो बन गया क्या, एएमपी, मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साथ में क्या दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में एनर्जी रिलीज होते हैं, और वो एनर्जी कितना होता है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म क्या कहता है उसको समझते हैं। Now ATP cells contain a reservoir of ADP and phosphate. It drives many energy requiring process of the cells. It enables the animal to perform biological work. However, ATP cannot be stored for long time. क्या कहता है, आपने देखा कि जो ATP है, ठीक है, तो अब वहाँ पे वो जब ब्रेकडाउन हुए वो बन जाते हैं, एडीपी और फॉस्फेट अलग हो गया, ठीक है ना, इसी बीच में एनर्जी रिलीज होता है। आपने देखा इसी बीच में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। यही जो एनर्जी होते हैं, जो भी एनिमल्स हैं या हम इंसान हैं, ठीक है, तो हमारे जो भी बायोलॉजिकल वर्क होते हैं उनको वो काम करते हैं, मतलब उसको परफॉर्म करते हैं। और एटीपी कैनॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, एटीपी को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। एटीपी लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड, एटीपी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए क्या होते हैं, रहता है, बिफोर इट इज़ यूज टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। जब एटीपी का यूज़ कर लेते हैं, मतलब एज अ एनर्जी का जब यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो वहाँ से मीन्स आके ना वो लास्ट हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब जब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं करते तब तक वहाँ पे थे, लेकिन जैसे यूज़ कर लिए वो ख़त्म वहाँ पे। हाँ ना, तो फिर ये साइकिल चलते रहता है, मतलब एटीपी टूटेंगे, एडीपी बनेंगे, फिर साथ में एनर्जी रिलीज होगा, इस तरह से साइकिल चलते रहता है। 10 सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल एडीपी, तो वो फिर से एडीपी बनाएंगे, साथ में क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा मैकेनिज्म क्या कहता है, द सेल्स रिमूव्स एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ्स। तो सेल्स एनर्जी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फूड स्टफ से, स्टोर फैट्स एंड स्टार्च। एज अ रिजल्ट द एडीपी फॉस्फेट रिकॉम्बाइन टू फॉर्म एटीपी। और एक बात है कि आगे जाकर हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको पता है कि एडीपी और फॉस्फेट जब आपस में जुड़ेंगे तो वो बना देगा एटीपी बनाएगा। 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर मोल इज टू इच न्यूली फॉर्म्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। देखो यहाँ क्या कहता है, देखो तो आपने देखा कि एटीपी टूटते हैं, है ना, और वो बन गया एडीपी प्लस पी है। लेकिन वही चीज़ अगर जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जब आप फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। तो इस बात को उसने कहा यहाँ पे चौथा पॉइंट में कहा गया है कि एडीपी और फॉस्फेट जब आपस में मिलते हैं रिकॉम्बाइन करेंगे तो बनाता है एटीपी बनाता है। तो इस तरह से क्या होता है, मैकेनिज्म इनकी चलते रहती है। तो आप चारों पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट आप क्या मैकेनिज्म दे सकते हो। 1 में ये कहा गया है कि एटीपी में जब वाटर मिल रहे तो ओपी ब्रेकडाउन हुआ, एडीपी और पीआई जो वो अलग हो गया, साथ में एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी कितना दिया, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। सेकेंड जो स्टेप है उसमें भी आप दे सकते हो, फिर उस एडीपी में वाटर जब मिला रहे तो बन गया एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया, और साथ में एनर्जी रिलीज होते हैं। वो एनर्जी कितना होगा, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है जो है यही एनर्जी लास्ट में क्या होते हैं, जो एनर्जी मिलते हैं उसी को क्या होते हैं, जो भी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल वर्क होंगे वो परफॉर्म होता है। ठीक है,
हमारे बॉडी में की बात करें या किसी भी जानवर की बात करें, जो भी, ठीक है, इस बात को आप लिख सकते हो। ये 3 पॉइंट लिखना बहुत मतलब मैकेनिज्म में इनफ है, चौथा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो एटीपी परफॉर्म मतलब एटीपी परफॉर्म्स 3 फंक्शंस इन द सेल। तो 3 मेन जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वर्क, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट वर्क, और तीसरा जो होता है केमिकल वर्क होते हैं। तो मैकेनिकल वर्क क्या होता है? इट परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क, जैसे कि बीटिंग करना या कॉन्ट्रैक्शन होना मसल्स का, ठीक है, या साइटोप्लाज्म का फ्लो होना, तो ये सब क्या है? या हम बोल सकते मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मूवमेंट होना, तो ये सब जो होता है मैकेनिकल वर्क में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वर्क क्या होता है? द पंपिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, ये जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, तो वो एक ट्रांसपोर्ट वर्क में आ जाते हैं। तो ये सब किसके द्वारा होता है? इसी एटीपी के द्वारा होता है। केमिकल वर्क में क्या कहता है कि सप्लाई ऑफ एनर्जी इन एंडरगोनिक एनर्जी, दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट एनर्जी। तो एक तरह का मतलब एंडरगोनिक एनर्जी में ये वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल वर्क हो जाएगा। मतलब उसमें रिएक्शन की मतलब दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट एनर्जी, और ये जो रिएक्शन होंगे बिना एनर्जी का नहीं हो पाता है। और एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, वो मेरी वीडियो देख लेना कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ द ये रही फंक्शन की बात है। तो आप फंक्शन नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेंगे, तो आपको लिखनी है, आपको ये स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करनी है। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक जो अभी मैंने आपको बतलाया, ठीक है, एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से रट लेना। और हो सके शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं इससे हर साल, और लॉन्ग क्वेश्चन हो सके पूछ दे इस बार यहाँ, या इस उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ दे, तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो। बहुत ईजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और इनकी मैकेनिज्म के बारे में दे देना, फिर थोड़ा फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए, और अपने शब्दों में लिखिए, राइट इन योर ऑन वर्ड्स। और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मेरी जो मकसद है वीडियो बनाने की, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो असमर्थ हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, जो है कोचिंग करने में असमर्थ है, ठीक है, ये ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो मतलब सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और पढ़ने के लिए उनके पास बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या ऐसे बच्चे जो उनके पास कोचिंग करने के लिए, ट्यूशन करने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरी एक ही मकसद है कि इस चैनल पे वो बच्चे आए, कुछ सीख के जाएं, उनको कुछ नोट्स मिल जाए और अच्छे रिजल्ट करें। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि आप लोग मुझे कह रहे हो कि सर आप बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। एक्चुअली मेरे पास भी आई एम नॉट गेटिंग सच ए टाइम, कि उतना समय मेरे को भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं बना पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीकली में 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं 15-20 दिन के भीतर में मैं ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे मुझे, मैं सिलेबस को कवर करते रहूँगा, आपके एग्ज़ाम सड़ जाएंगे, आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल पर अगर आप बने रहोगे तो आपके एग्ज़ाम जब डेट निकलेंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो, या आप समझ लो सिलेक्शन क्वेश्चन समझ लो, वो मैं दूंगा। तो उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आराम से आप निकाल लोगे, अच्छे परसेंटेज में आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डरने वाली बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप दिल से शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों को कहिए, सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को भी आप प्रेस करो, ठीक है।
और मेरी मैसेज सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।